जुल्फिकार अली मेरे संवाददाता हमारे सहयोगी इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, जिस सौगात का इंतजार था वो सौगात मिल गई है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं और इसका मतलब अब क्रय शक्ति आम आदमी की बढ़ेगी, आम आदमी खर्चा करेगा, इकोनॉमी को बूम देने की निर्मला सीतारमण की कोशिश। बिल्कुल आसिफ, जिस तरीके से निर्मला सीतारमण का जो भाषण चल रहा था, उन्होंने शुरू में ही कहा था कि जो मध्यम वर्गीय हैं उनके खर्च की जो ताकत है उसको बढ़ाना है। अब एक बहुत बड़ी आबादी जो है, जो सैलरीड है, उसे 12 लाख रुपए तक की जो उसकी इनकम होगी उसकी छूट मिलेगी। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए कई एक्सपर्ट्स हैं, सीए हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, हम उनसे समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो पूरे देश को बड़ी सौगात है तो सीए हैं और हम उनसे समझेंगे कि ये कितना बड़ा फैसला है और इससे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो किस तरीके से बदलेगी। सर, आपका परिचय। सीए मुकेश मोटवानी। जैसा कि 2047 मोदी सरकार का विज़न है कि भारत को विकसित बनाने के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि इनकम भी बढ़े और साथ में कंजम्पशन भी बढ़े। उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के बजट को लाया गया है और सभी वर्गों को फोकस लग रहा है। जी, ये हमें लग रहा है और सभी वर्गों को फोकस किया गया है। खासकर आम जनता के लिए जो 12 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये सबसे बड़ी सौगात है आम जनता के लिए। इसके पहले जो टीडीएस 2,40,000 तक लगता था रेंट पे, उसको 6 लाख कर दिया गया है। सीनियर सिटीजन के केस में डिडक्शन को 1 लाख तक कर दिया गया है। इसके अलावा एक हफ्ते के बाद एक नया इनकम टैक्स बिल लाया जा रहा है जिसमें 100 प्रकार के प्रावधानों को चेंजेस करने या निरस्त करने का प्रावधान रखा गया। अर्थव्यवस्था में कितना बूम मिलेगा? अर्थव्यवस्था में बिल्कुल बूम मिलेगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि 12 लाख तक के कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब कहीं ना कहीं आम जनता की इनकम बचेगी, सेविंग होगी और वो कहीं ना कहीं किसी अन्य मदों पे वो उसका उपयोग करेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगा और देश का आर्थिक विकास भी होगा। सर, आपका क्या नाम है? नमस्कार, मैं शंकर बजाज हूँ, उद्योग चैम्बर से आता हूँ। स्पेशलाइजेशन आपका? उद्योग के स्पेशलाइजेशन है मेरा। जैसे अभी हमने देखा कि उद्योगों को भी इसमें बहुत अच्छा प्रोत्साहन किया गया है और बजट तो वाकई में इस बार संतुलित बजट आया है, अच्छा बजट आया है। खिलौने उद्योग, जो कि हम भारत देश इतना बड़ा देश होने के बाद भी खिलौने आज तक हम इम्पोर्ट होते थे, लेकिन अभी खिलौनों के उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है। राष्ट्रीय ग्लोबल तक ले जाने की बात चल रही है। उसी यूरिया उद्योगों को बढ़ावा देने जाने, और सबसे अच्छी बात है कि बैटरी उद्योगों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। बैटरी उद्योगों को बढ़ावा देने से और उसकी कीमतें सस्ते होने से कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोडक्टों में उसकी राहत मिलती है। जैसे मोबाइल में बैटरी लगती है, ग्रीन एनर्जी में बैटरी लगती है। ईवी सेक्टर जो कि सबसे ज़्यादा फोकस सेक्टर है, उसमें भी बैटरी का बहुत उपयोग होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उद्योगों को बढ़ावा देने की मंशा से ये बजट आया है। इससे छत्तीसगढ़ को कितना फायदा होगा, हम उस परिप्रेक्ष्य में आ जाएं, क्योंकि ये तो पूरे देश का बजट है, लेकिन इससे छत्तीसगढ़ की उद्योग की गति में बदलाव होगा, क्योंकि इसके पहले भी छत्तीसगढ़ सरकार उद्योग नीति लेकर आई, उसमें भी बूम लगेगा। देखिए, अभी भी जो हमारे छत्तीसगढ़ की नीति आई है बहुत अच्छी नीति आई है। बहुत सालों के बाद ऐसी नीति आई है जो कि उद्योगों को फायदा मिले। इस बजट से माइक्रो इंडस्ट्री को जो 5 लाख रुपए तक क्रेडिट नोट का बेनिफिट दे रहे हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एमएसएमई को जो कोलेटरल फ्री उद्योग था 2 CR कर दिया गया है और छोटे उद्योगों को विशेष ध्यान दिया गया है। सर, आपका क्या नाम है? मैं उत्तम गोलछा, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्टेट ट्रेजरर हूँ और ज्वेलरी सेक्टर से आता हूँ। मैं सोने और चांदी के व्यवसाय से। सोने और चांदी में इस बजट से कितना? इस बार उम्मीद थी कि ड्यूटी में कुछ चेंजेस होगा, लेकिन ड्यूटी पे उन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किया। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जब से ड्यूटी इन्होंने घटाई है तब से व्यापार बढ़ा है, क्योंकि लोगों को सस्ते दर पे सोना उपलब्ध होने लगा है बाजार में, तो इन्वेस्टरों को तो बहुत फायदा मिला है। बाजार भी के भी बल्ले बल्ले हैं। हाँ, बल्ले बल्ले हैं और ऐतिहासिक बजट बोलूँगा मैं तो इसको। कहने का मतलब अभी तक के जितना बजट आया उसमें सबसे ऐतिहासिक है, क्योंकि जो आय सीमा के ऊपर लगातार पिछले 15 वर्षों से हम फोकस कर रहे थे कि उसमें बढ़ाना चाहिए, जो अभी बढ़ा है, इसमें मीडियम क्लास तक के लोगों को तो बहुत फ़ायदा है। निम्न और मीडियम को तो इतना फ़ायदा दिया सरकार ने जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं किए थे, उतना फ़ायदा दिया है। इससे आर्थिक ग्रोथ होगा, देश का बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ होगा
ऐसी मेरी उम्मीद है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जनक वाधवानी यूथ को है। लेकर आपने कुछ बता रहे थे कि यूथ को लेकर क्या है इस बजट में? देखिए, आप याद करेंगे तो पिछले अग्रिम बजट में सीतारमण जी ने, माननीय सीतारमण जी ने कहा था ये ज्ञान का बजट है, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। अभी तक हमने देखा है उन 75-76 मिनट में, इसको देखने के बाद आपको क्या लगता है ज्यादातर लोग जिनसे आप मिले थे वो आज क्या सोच रहे होंगे इस बजट भाषण के बाद? महत्वपूर्ण सवाल है। आप देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण सेक्टर्स, जैसे विनोद शर्मा से हमारे साथ थे, मैंने इनकी फैक्ट्री में एक सेमीकंडक्टर्स के लिए कैपेसिटर्स बनती है इनकी फैक्ट्री में, और इन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारी एक लंबी विश लिस्ट रखी थी। उसमें से कुछ को वित्त मंत्री ने माना है, कुछ को इसमें फिलहाल बजटीय प्रस्ताव में स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन जहाँ तक मिडिल क्लास के लोगों के साथ जो मैंने रिपोर्टिंग की थी, उनसे मुलाकात की थी, और उद्योग संघों की तरफ से सबसे पहला जो हमें सवाल यही मिलता था कि ये समय आ गया है कि जो इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं, पर्सनल इनकम टैक्स रेट के, उसमें बदलाव बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसका एक संदर्भ है जिसमें ये फैसला वित्त मंत्री ने किया है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार पिछले साल 8.2% थी। इस साल जो अनुमान है वो 6.4% का है। नए वित्तीय साल में भी 6.3% से 6.8% का है। तो जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार है उसमें कमी आई है पिछले एक साल में, और ये सोच थी इंडस्ट्री की, जिसको स्वीकार किया है वित्त मंत्री ने, कि अगर आप मिडिल क्लास जो टैक्स पेयर्स हैं, करीब 4 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं देश में, जो टैक्स पेयर्स हैं, अगर उनके हाथ में ज़्यादा पैसा बचता है तो वो अर्थव्यवस्था में ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे। जो डिमांड घटती जा रही है अर्थव्यवस्था में, जिसकी वजह से आर्थिक विकास की रफ्तार भी घट गई थी, वो डिमांड बढ़ाने में भी आपको मदद मिलेगी, और इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ेगी। और इस सोच को स्वीकार किया है वित्त मंत्री ने, और मुझे लगता है इसका पहला बड़ा संकेत प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही दिया था, जब उन्होंने कहा था कि ये जो संकल्प विकसित भारत का है उसको एक नई ऊर्जा बजट में मिलेगी, और उन्होंने मध्यम वर्ग का भी इशारों में जिक्र किया था। और आप जो अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन की बात कर रहे थे बीते एक साल में, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा था। हिंदुस्तान में तो चुनाव चल रहे थे, चुनाव होने की वजह से भी चीज़ें रुक जाती हैं। पहली बात, हमने लोकसभा चुनाव देखा, और दूसरी बात, दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही थी, युद्ध चल रहे थे, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था। आजकल हम ग्लोबल इकोनॉमी में रहते हैं, और इन सब का सीधा सीधा असर ओवरऑल पिक्चर पे बन रहा था, जो कि ये कहीं ना कहीं लोगों को खर्च करने से रोक रही थी, अपने हाथ को अपने पैसे को बचा के रखना चाह रही थी। आज जब चीज़ें बदली हैं, लड़ाई रुकने के आसार दिखाई दे रहे हैं, वहाँ इजराइल और हमास आपस में बात कर रहे हैं, यूक्रेन पर प्रेशर चल रहा है, रशिया पर प्रेशर चल रहा है ट्रंप का, यहाँ भारत में सरकार को 5 साल का पूरा लेवे मिल गया है, अगले 5 साल सरकार सुरक्षित है, जिस तरह का गठबंधन चल रहा है, ये तमाम जो सेंटिमेंट्स हैं, इसका फायदा भरपूर उठाया निर्मला सीतारमण ने। देखिए, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें कैपेक्स के लिए जो फंड का एलोकेशन किया था वित्त मंत्री ने, आपको याद होगा 11,11,000 करोड़ का, वो पैसा सही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च नहीं हो पाया, क्योंकि जो सरकारी जो तंत्र है उसका एक बड़ा हिस्सा लंबे समय तक चुनावों की तैयारी में, चुनाव कराने में लगा था, और कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा हुआ था। तो उसका मिला जुला असर ये हुआ कि जितना पैसा सरकार कैपेक्स के लिए एलोकेशन सरकार ने किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार जितना खर्च करना चाहती थी वो नहीं कर पाई थी। और इसलिए देखिए, इस बजट भाषण में खुद वित्त मंत्री ने कहा है कि जो रिवाइज्ड कैपेक्स है वो 10,18,000 करोड़ का है। तो आप अभी सुन रहे थे हमारे सहयोगियों को, और अब हमारे साथ नंदन नरूला जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। नंदन नरूला जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। नंदन जी, सबसे पहली बात तो ये, आपके भी चेहरा खिल गया होगा, लोगों के चेहरे भी खिल गए होंगे, जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। न्यू रिजीम में 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, सीधा मतलब क्रय शक्ति बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इकोनॉमी को बूम मिलेगा। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। जैसा कि हम लोग ने अपेक्षा करी थी, मैं कहूंगा कि अपेक्षा से बहुत ज्यादा बेहतर यहाँ पे एक बजट आया है। लोगों को अपेक्षा थी कि न्यू टैक्स रेजिम में कुछ ना कुछ परिवर्तन किए जाएंगे, बट किसी ने भी ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि परिवर्तन इतना बड़ा किया जाएगा कि अब 12 लाख रुपए तक की आय पे कोई आयकर नहीं लगेगा आने वाले वित्तीय वर्ष से। और जैसा कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा कि अब पहले लोगों पे विश्वास किया जाएगा, ट्रस्ट फर्स्ट और स्क्रूटिनाइज लेटर अप्रोच को ध्यान में रखते हुए एक नया
आयकर का कानून अगले हफ्ते टेबल किया जाने वाला है, जिसमें उन्होंने विश्वास दिलाया है कि 1961 से लेके अभी तक जो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हुए समय समय पे, उन सबको मर्ज करके एक सरल कानून जो कि लगभग आधी साइज का होगा अभी के कानून से, उसका एक प्रस्ताव जो है वो रखा है। बिल्कुल काबिले तारीफ है ये, और मैं उम्मीद करूंगा इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा देश एक लंबी छलांग मारने वाला है और इकोनॉमी को बहुत बढ़िया ग्रोथ मिलने वाली है। नंदन जी, मैं जानता हूं कि अभी इट्स टाइम फॉर स्टडी, आप थोड़ा पढ़ेंगे लिखेंगे, इसे समझेंगे बारीकी, लेकिन मोटे मोटे प्राइमा फेसी आपको क्या नजर आ रहा है कि 12 लाख तक की तो बात बड़ी सीधी है, आम आदमी समझ जाएगा कि अगर उसकी 12 लाख तक की इनकम है, चुपचाप मुंह पे उंगली रख के न्यू रिजीम में जाए और टैक्स फ्री हो जाए। लेकिन 12 लाख से अगर एक भी रुपए ऊपर जा रहा है तो फिलहाल जो ओल्ड रिजीम में चल रहा है वो है 12 से 16 लाख 15%, और न्यू रिजीम में भी 12 से 16 लाख पे 15%। तो जो आदमी 12 लाख से ऊपर कमा रहा है साल में, वो कहां जाए, ओल्ड पे जाए या न्यू पे जाए? देखिए, जो व्यक्ति 12 लाख से ऊपर कमा रहा है उसको अपनी बाकी जो आयकर में एग्जम्पशंस हैं उनको एक बार चेक करना जरूरी होगा। वो अपना 80C का एग्जम्पशन चेक करें, डिडक्शन 80D का डिडक्शन चेक करें, 80 TTA TTB जो ब्याज में छूट मिलती है वो चेक करें, और हाउसिंग लोन चेक करें। अगर ये सारे डिडक्शंस लेने के बाद न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स कम आ रहा है तो उसे न्यू में शिफ्ट हो जाना चाहिए। वैसे न्यू टैक्स रेजिम पिछले वित्तीय वर्ष में भी बहुत आकर्षक थी, 90% करदाता उसमें शिफ्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि अब इस अमेंडमेंट के बाद शायद ही कोई बचेगा जो ओल्ड टैक्स रेजिम में रहना चाहेगा। हाउसिंग लोन जिन लोग का ज्यादा अमाउंट का चल रहा है अभी बाकी है, हो सकता है उन लोगों को ओल्ड टैक्स रेजिम में रहने में फायदा हो, लेकिन अपने कर सलाहकार, अपने सीए से इस पॉइंट को डिस्कस करके ही निर्णय लें। अपने पर्सनल टैक्स रिटर्न के लिए पूरी जानकारी के साथ ही आगे बढ़ें, लेकिन मुझे लगता है अधिकतर लोगों के लिए नई टैक्स रेजिम ही फायदेमंद होगी। 99% जनता एक कहावत है कि अगर किसी लकीर को छोटा करना हो तो उसके बराबर में बड़ी लकीर खींच दो, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। न्यू रिजीम में इतनी सौगातें दे दी हैं, ओल्ड रिजीम अपने आप अब कम प्रासंगिक लगने लगा है, और शायद सरकार डायरेक्टली ओल्ड रिजीम को ना हटाकर न्यू रिजीम में ही इतना कुछ ले आई है कि शायद लोग अब ज्यादा शिफ्ट होंगे न्यू रिजीम की तरफ। ओल्ड रेजिम देखिए बिल्कुल अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। ओल्ड रेजिम बहुत जल्द खत्म हो ही जाएगी, और मुझे लगता है जो अगले हफ्ते नया डायरेक्ट टैक्स कोड या डायरेक्ट टैक्स कोड से मिलता जुलता जो नया कानून आएगा, उसमें ओल्ड रेजिम शायद पूर्ण तरीके से भी खत्म की जाए, या उसको फेज मैनर में खत्म करने का कोई प्रावधान जो है वो लाया जाएगा। सो ओल्ड रेजिम अपने बिल्कुल अंतिम समय में है। सभी लोग न्यू रेजिम के हिसाब से अपनी अब टैक्स प्लानिंग करनी चालू करें, मेरी यही सलाह रहेगी। हम तो हर चीज पर नजर रखते हैं नंदन जी, तो अब मेरा अगला सवाल है वो ये कि सरकार के कलेक्शन पर कितना असर पड़ेगा इससे, कैसे उसकी भरपाई होगी, कैसे होगा, या फिर 1-2 साल में सब ओके हो जाएगा? 1997 में हमने देखा था जब एक बड़ा बदलाव आया था तो 1-2 साल के अंदर सरकार ने भरपाई कर ली थी, और उसके बाद नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़े थे। देखिए, सरकार का यहाँ पे जो उद्देश्य है वो टैक्स बेस बढ़ाने का है। अभी अगर हम लोग बात करें तो 2 करोड़ से भी कम करदाता हमारे देश में, जबकि हमारी आबादी 140 करोड़ पहुंच चुकी है। अब इस प्रकार के टैक्स रेजिम से हम ये अपेक्षा करेंगे कि अधिक से अधिक लोग अपना पैन कार्ड बनवाएंगे, जहां भी कोई उनके वित्तीय सौदे होते हैं उसकी जानकारी सरकार को देंगे, ताकि टैक्स की चोरी जो है वो खत्म हो सके। तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में तो सरकार को थोड़ा सा यहाँ पे वित्तीय घाटा होगा इन टैक्स के प्रावधानों की वजह से, लेकिन बहुत जल्द इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत तेजी मिलेगी और सरकार इसकी भरपाई कर लेगी, क्योंकि टैक्स बेस बढ़ेगा। हो सकता है अभी 2 करोड़ करदाता है, अगले 5 साल में 2 करोड़ करदाता बढ़ के 10 करोड़ हो जाए, हो सकता है, ऐसा ये संभव है, और शायद यही मंशा भी है सरकार की। जी, एक सवाल और है नंदन जी, फिर मैं अपने सहयोगी जुल्फिकार के पास भी जाऊंगा जो रायपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नंदन जी, ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी को पूरी तरह से प्रमोट करने पर सरकार ने अब दोहरा ये सौगात दी है। एक तरफ लिथियम आयन को सस्ता किया, ईवी पर टैक्सेस पहले ही कम है, सब्सिडी है, 5% का जीएसटी है। इसके साथ साथ अब जब टैक्स स्लैब बढ़ा दिया गया है तो नतीजा जो ऑटो लोन लेना चाहते हैं, ऑटो लेना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि अब ईवी सेक्टर में बूम आएगी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऑटो सेक्टर में, ईवी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहे तो क्या मुफीद वक्त है उसके लिए? देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर हमेशा से हमारे देश के लिए एक ग्रोइंग सेक्टर ही रहा है, क्योंकि हमारी आबादी एक बढ़ती हुई आबादी है। अब उसमें एक मेजर शिफ्ट हमें देखने को मिला है, पेट्रोल आया, डीजल आया, सीएनजी आया, ईवी आ गया। आने वाले समय में तो हम लोग ऑटोमेटिक कार्स, टेस्ला जैसी कार्स भी देख सकते हैं कि वो भी आने वाली हैं। जहां तक निवेश की बात है, बिल्कुल करना चाहिए।
भविष्य है। जब 140 करोड़ लोगों को रोज सुबह उठ के दफ्तर जाना होगा तो उन्हें गाड़ियों की आवश्यकता लगेगी। और अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, तो पेट्रोल डीजल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उस पे हमारी निर्भरता कम होगी, अपने आप इससे हमारे देश की इकोनॉमी सुधरनी चालू होगी। जुल्फिकार, मैं आपके पास आ रहा हूं। नंदन बैटरी जी से बस एक आखिरी सवाल छोटा सा और पूछ लूं, फिर नंदन जी मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। मेरा सवाल यह है, 12 लाख की इनकम फ्री, उस पर 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 13.25 लाख रुपए का मामला बन गया, उसके बावजूद भी सेंसेक्स लाल क्यों है? देखिए, बाजार के जो पंडित हैं वो बाजार को अलग तरीके से देखते हैं, एक मिडिल क्लास व्यक्ति बाजार को अलग तरीके से देखता है। यहाँ पे शायद अभी लोगों को ऐसा लग रहा है, बाजार को ऐसा लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग, जो कोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो कोर सर्विस सेक्टर है, उसको शायद धक्का देने के लिए जितनी आवश्यकता थी बजट में प्रावधानों की, वो प्रावधान नहीं आए हैं। और उसका कारण यही है क्योंकि सरकार जितना एब्जॉर्ब कर सकती थी झटके को, वो सरकार ने इस बार इनकम टैक्स में कर लिया है। तो उसी का हमें असर जो है अभी शेयर मार्केट में आज देखने को मिल रहा है। बट लॉन्ग टर्म में आप विश्वास रखिए, हमारी ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, भारत की ग्रोथ स्टोरी बहुत बढ़िया है। 47 तक विश्वगुरु बनना है हमको सर, उसके लिए हर आदमी की जरूरत है। मैं नंदन जी लौट रहा हूं आपके पास, जुल्फिकार बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जुल्फिकार, आपके आसपास उद्योगपति हैं, शायद नौकरी पेशा भी हैं, जरा उनसे पता करने की कोशिश कीजिए कि ये जो 13.25 लाख बन गया, 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है, 12 लाख की न्यू रिजीम में टैक्स स्लैब की छूट दे दी गई है, तो ये जो 13.25 लाख का जो स्लैब बन गया है, इससे उद्योगपतियों को कितनी आशा है? क्योंकि वो जो भी प्रोडक्ट बनाते हो, जो भी सर्विस देते हो, अब उनके पास उपभोक्ताओं की संख्या ज्यादा होगी और उनकी क्रय शक्ति भी ज्यादा होगी। यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम मौजूद हूँ, तो यहाँ पे जितने भी हैं उद्योगपति हैं और अलग अलग सेक्टर के उद्योगपति हैं। सीए हैं हमारे साथ, हमने उनसे फिर पहले भी बात की, हम फिर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो सीए जो है चार्टर अकाउंटेंट हर सेक्टर से जुड़ा होता है और इनकम टैक्स की फाइलिंग भी अधिकांश लोग इन्हीं के माध्यम से करते हैं। तो बाजार किस तरीके से बदलेगा, लोगों को इससे कितना फायदा होगा? सर, जैसे 12 लाख रुपए की छूट हुई, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 75 लाख रुपए, 13.25 लाख रुपए का होता है। ये इससे ओवरऑल जो फायदे हो रहे हैं 75,000 का, उससे ओवरऑल जो फायदे हैं वो किस तरीके से होंगे और अर्थव्यवस्था में किस तरीके से उसमें फायदे होंगे, बूम आएगा? मैं पहले क्लियर कर दूं, जो एग्जेम्पशन बढ़ाई गई है 12 लाख तक के, वो न्यू टैक्स रिजीम के लिए बनाई गई है और ओल्ड रिजीम के लिए कोई भी उसमें चेंजेस नहीं लाया गया है। इसके अलावा जो 7 लाख तक पहले टैक्स नहीं लगता, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में अगर दर्शकों को समझाएं, दोनों में ये फर्क है कि ओल्ड रिजीम में आप ATC, ATD और जो अदर डिडक्शन है आप वो अवेल कर सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। बट उसके अलावा उसके अलावा जो है टैक्स में कहीं ना कहीं वो रेट कम हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई आपको अदर डिडक्शन नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो 7 लाख तक पहले टैक्स नहीं लगता था, अब वो 12 लाख कर दिया गया है और सैलरी क्लास के लिए 75,000 प्लस, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन 12,75,000 तक उनको कहीं भी टैक्स नहीं लगेगा। इससे मार्केट को कितना फायदा होगा, अर्थव्यवस्था को कितना? क्योंकि देखिए, सरकार को 7 लाख रुपए में जब इनकम टैक्स थी तो सरकार को उस हिसाब से टैक्स मिलता था, इनकम टैक्स मिलता रहा होगा। अब जब 12 लाख की छूट हो गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपने बताया कि 75,000 का और हो गया, पूरे 13 लाख का हो गया, तो सरकार को के राजस्व में नुकसान होगा, लेकिन इसकी किस तरीके से भरपाई होगी? सर, जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन होता है वो पिछले 2 साल में आप देखेंगे तो आम जनता से 53% तक के कलेक्ट कर रहे थे, मतलब कॉर्पोरेट से कलेक्ट ना करके आम जनता पे ज़्यादा बोझ डाला जा रहा था। इसलिए हमेशा चैम्बर से डिमांड रही थी कि आम जनता को फ़ायदा दिया जाए और ये फ़ायदा इस साल दिया गया है। और आप जैसे देखेंगे कि मोदी सरकार का 2047 तक विकसित देश बनाने का है। विकसित देश तब बढ़ेगा जब GDP ग्रोथ बढ़ेगी, मतलब 2 दशक बचा है और वो 8% से अगर ग्रोथ करती है तो हम विकसित राज्य बनेंगे, विकसित देश बनेंगे। और विकसित देश के लिए जरूरी है कि इनकम भी बढ़े और उस इनकम का उपयोग कंजम्पशन के रूप में कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली GDP से जुड़ा हुआ रहता है। तो जब तरह की चीजें निकलती रही, नंदन जी मेरे साथ बने हुए हैं। जुल्फिकार, मैं लौट रहा हूं आपके पास। जबलपुर से इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए। नंदन जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मैं जानता हूं कि आपके पास अभी बहुत व्यस्तता होगी, आपको पूरा बजट देखना भी है, पढ़ना भी है। एक आखिरी सवाल नंदन जी, अगर मैं इसे इस तरह से पूछूं आपसे कि एक तरफ इनकम बढ़ी है और जब हम ये बात कह रहे हैं कि सरकार की जेब में पैसा कहां से आएगा, तो जाहिर बात है कि जब इनकम बढ़ेगी तो आदमी इन्वेस्ट करेगा या कुछ परचेज करेगा और फिर उसको GST की शक्ल में सरकार के पास ही पैसा जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि तरीका बदल गया है, आम आदमी को भी राहत मिल गई, सरकार के पास भी शायद उतना नुकसान या उतना बोझ नहीं पड़ेगा जितना अंदाजा लगाया जा रहा है या जितने लोग सोच रहे होंगे।
जीएसटी जो है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, एक रिग्रेसिव टैक्स मैकेनिज्म है। अगर हम एक सरल सा एग्जांपल लें, अगर एक 100 रुपए की टूथपेस्ट है, उस 100 रुपए की टूथपेस्ट पर अगर 12% टैक्स लग रहा है, तो वो अमीर आदमी को भी 12% टैक्स देना है और गरीब आदमी को भी 12% ही टैक्स देना है। ऐसे में इनकम टैक्स की जो रियायत है वो गरीबों तक पहुंचेगी, या मैं ऐसा बोलूं मिडिल क्लास तक पहुंचेगी। जीएसटी तो सबके ऊपर बराबरी से पहले भी लग रहा था, आगे भी लगता रहेगा। वो इनडायरेक्ट टैक्स है, सरकार अपनी भरपाई जरूर कर लेगी इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से, बट हमें इस डायरेक्ट टैक्स की रिबेट को सेलिब्रेट करना चाहिए, कंप्लायंसेस पे फोकस करना चाहिए और आने वाले समय में इस मौके को अच्छे से यूज करना चाहिए कि हम टैक्स बेस को बढ़ा सकें। ठीक, नंदन जी, मैं आपको मौका देता हूं, आप सेलिब्रेट कीजिए और जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं भी इसको सेलिब्रेट करूंगा अपने साथियों के साथ। संजीव चौधरी मेरे वरिष्ठ सहयोगी जबलपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदन जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट नंदन नरूला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, जुल्फिकार रायपुर से हमारे साथ। संजीव जी, आपके चेहरे की मुस्कान, आपके पीछे खड़े लोगों के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि जबलपुर में तो सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। ये उम्मीद नहीं थी। मैंने इस पूरे एक महीने के दौरान आपने, जुल्फिकार ने, तमाम सहयोगियों ने लोगों से बात की, सबकी एक ही मांग थी कि इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ा दो भैया, काफी टाइम हो गया। 10 लाख तक की मांग थी, सीधा 12 लाख, लीजिए बल्ले बल्ले। जी जी, मैं इस समय रोटरी कॉन्फ्रेंस में हूं और यहाँ जितने भी लोग हैं ये सब बड़े बड़े टैक्स पेयर्स हैं। मतलब जो बजट के एक एक शब्द का इंतजार करने वाले लोग हैं। ये शशांक रस्तोगी जी हैं, ये छत्तीसगढ़ से हैं, बड़े उद्योगपति हैं, स्टार्टअप, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है। शशांक जी, क्या देखते हैं, लोगों के चेहरे की बड़ी मुस्कान दिख रही है इस बजट में? बहुत ही सकारात्मक बजट है। एआई के ऊपर, जो कि नीड ऑफ द आवर है, उसके ऊपर में बहुत प्रोत्साहन दिया गया है और स्टार्टअप की जो लिमिट बढ़ाई गई है उसका हम सब उद्योग वाले धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद एक बहुत सकारात्मक बजट के लिए। धन्यवाद। स्वच्छ भारत अभियान के एम्बेसडर समझ लीजिए आप, दिनेश कालवे जी, बताइए कैसा लग रहा है आपको ये बजट? बहुत ही शानदार बजट है और बहुत ही देश प्रेम के लायक बजट है। इसमें खासकर जो TDS 2.4 से 6 की है वो बहुत ही सराहनीय है और सबसे सराहनीय है कि उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई मुकदमे सरकार नहीं चलाएगी। ये अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व फैसला है, इसी के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं सरकार के। इन्वेस्टमेंट करने वाले, इन्वेस्टमेंट करवाने वाले हरीश रजवानी जी, हरीश जी, 12 लाख हो गई बजट जी लिमिट। जी, बहुत ही आम आदमी जो इंतजार कर रहा था, कॉमन मैन, मिडिल क्लास, जिनको लगता था कि कम से कम मेरा खर्चा 50,000 से 1 लाख रुपए है तो उतनी तो इनकम टैक्स में छूट होनी चाहिए। तो जो वित्त मंत्री जी ने कहा कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, तो ये बहुत ही वेलकम मूव है। इवन सैलरीड को 12,75 तक कोई टैक्स नहीं, तो इसका तो सब आदमी एकदम से उत्साहित हैं और सब स्वागत कर रहे हैं एंड एवरीबडी इज हैप्पी। कई सारे उद्योगपति, होटल उद्योग है, शिक्षा है, फर्नीचर है। घोड़ावत जी, क्या मांग कर रहे थे और आप क्या मिल गया आपको? सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वित्त मंत्री जी का, जिन्होंने इतना शानदार बजट पेश किया है। 12 लाख रुपए तक की छूट जो इनकम टैक्स में दी है, सराहनीय है। और इसके अलावा जो 6 लाख रुपए TDS किसानों के लिए बहुत शानदार बजट दिया गया है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। मनीष कौशल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सर, इनका इनकम टैक्स के स्लैब में परिवर्तन हुआ है, स्लैब में परिवर्तन जो हुआ है वो तो काफ़ी दिन से एक्सपेक्टेड था। पिछले करीब इस स्लैब में परिवर्तन पिछले 10-12 साल से चल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वित्त मंत्री जी ने जो घोषणा की है कि नया टैक्स कोड बिल आने वाला है, इन सब का बहुत ज़बरदस्त इंतजार था और हम उम्मीद कर रहे थे कि अभी अपने बजट के मेन जो उनका भाषण होगा उसमें बोलेंगे, लेकिन ऐसा पता पड़ा है कि उसके बारे में चर्चा बाद में होगी। कोई बात नहीं, हमारा इंतजार आगे बढ़ गया। जो छूटें मिल रही हैं और जो रेट्स का रैशनलाइजेशन किया गया है वो वेलकम कवर है। थैंक यू। मनीष जी, ये जानना चाहता हूँ कि जो किसानों की क्रेडिट लिमिट है वो बढ़ा दी गई है और बहुत सारे फंड जो महिलाओं के लिए है, तो ये सब पैसा बाजार में आएगा, तो बाजार बूस्ट करेगा। निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था के पहिए जो होते हैं वो इस समय मिडिल क्लास है, तो मिडिल क्लास के पास पैसा आने से वो निश्चित रूप से बाजार में आएगा और निश्चित रूप से उपभोग बढ़ेगा और उपभोग बढ़ने से एक संजीव जी, यही सवाल मेरे मन में भी था कि देखिए, आप जब KCC की लिमिट बढ़ा दे रहे हैं, किसान ज्यादा लोन ले सकेगा, किसान के पास पैसा होगा खर्च करने के लिए, आम आदमी का इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ा दिया, तो क्या इन्फ्लेशन भी कुछ बढ़ेगी? क्योंकि डिमांड अब बढ़ेगी, क्या सप्लाई उस तरह से तैयार है? उससे महंगाई के आसार बढ़ते दिख रहे हैं आपको? जरा पूछे एक्सपर्ट से सर।
ये कौशल साहब से मैं पूछता हूँ, मनीष कौशल जी, मनीष जी ये बताइए, जब बाजार में पैसा आएगा, किसानों के पास पैसा होगा, मिडिल क्लास के पास होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी, तो महंगाई बढ़ेगी, तो फिर एक समस्या होगी कि भारत की महंगाई बढ़ रही है। देखिए, ये जो इसे हम इतनी जल्दी इन्फ्लेशन का नाम नहीं दे सकते हैं। एक्चुअली एक गरीबी का कुचक्र, जिसको विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, उसको तोड़ने का एक तरीका होता है कि हमें बाजार में पैसा फ्लोट करना पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा। आपके पास लौट रहा हूं, अब जरा मैं आपको लिए चलता हूं, टैक्स स्लैब कैसे काम करेगा, न्यू रिजीम में क्या छूट है, ओल्ड रिजीम कैसा है, आपके लिए क्या मुफीद रहेगा, जरा आंकड़ों के जरिए समझिए। बिल्कुल 70-80% आबादी जो है लगभग इसी कैटेगरी में आती है। 25 लाख के ऊपर वाली जो बात है, जो 30% लोग, तो कितने होंगे गिने चुने, कुछ लाखों में, या 140 करोड़ की जनसंख्या में कितने लोग हैं, कुछ परसेंटेज काफी कम होगा, बहुत कम। तो जो मेजॉरिटी है उनको इससे काफी फायदा होगा, मेजॉरिटी को फायदा होगा। इससे क्या महंगाई से लड़ने में मदद मिलेगी, इससे जो चेंजेस आए हैं? महंगाई से लड़ने में फर्क सिर्फ ये होगा हर वक्त एक ही शिकायत है, महंगाई महंगाई महंगाई। महंगाई से जो फायदा होगा, जो लड़ने की आप क्षमता की बात करते हैं कितना होगा, वो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आपके हाथ में थोड़ा डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा आ जाएगा, तो उससे थोड़ा खर्चा ज़्यादा आप कर पाओगे। अब बाकी जो महंगाई है वो इन्फ्लेशन पे डिपेंड करती है, वो कितना होगा, कितना आगे वो प्राइस बढ़ेगा, वो फिर फैक्टर देखना पड़ेगा कि कितना फ़ायदा होता है, कितना नहीं होता, वो पूरा हिसाब देखना पड़ेगा। जी, मैं कुछ खास बड़ी बातें बता दूं बजट की, जो 10 बड़ी बातें हैं, अगर एक ग्राफिक्स हम शुरू से प्ले कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा समझाने में। ये देखिए, 12 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, हर महीने 1 लाख की कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा। न्यू रिजीम में 12 लाख आय पर 80,000 का फायदा है अगर आप न्यू रिजीम में हैं। न्यू रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं, 12 लाख से ऊपर की इनकम टैक्स पर ही टैक्स लगेगा। ये सब नई रिजीम के मुताबिक। आजकल ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों में आपको इनकम टैक्स में किसी एक को चूज करना पड़ता है, तो 12 लाख तक की आय पर न्यू रिजीम में कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगले 5 पॉइंट देखते हैं, ग्राफिक का कोई चेंज होता है। न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा, जैसा कि वित्त मंत्री ने घोषणा की। 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। बुजुर्गों के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से 1 लाख कर दी गई। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए। 12 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगने वाला है और हर महीने 1 लाख की कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा। मैं एक खास तौर पर ये सीनियर सिटीजन के लिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये इसका क्या मतलब है? पहले क्या था, जो इंटरेस्ट मिलता था सीनियर सिटीजन को 50,000 से ऊपर, उस पर टीडीएस होता था। अब उन्होंने वो बढ़ा के 1 लाख कर दिया है। तो इससे एडवांटेज ये होगा कि जो जिनका इनकम से 50 से 1 लाख की थी, 50,000 से, तो उनका पहले टीडीएस कटता था, अब वो टीडीएस नहीं कटेगा। एक और चीज जो आप पीछे ग्राफिक में जाएंगे, जरा एक मिनट जरा उसमें बताना चाहूंगा, जो आप 4 साल की रिटर्न की बात कर रहे हैं, वो है कि प्रोविजन था कि अपडेटेड रिटर्न, अगर पिछले 4 सालों में मैंने कोई टैक्स नहीं पे किया या कुछ रह गया, तो वो पहले 2 साल तक का था, वो 4 साल हो गया। अब वो 4 साल हो गया, मतलब मैं 2 साल पीछे और जा सकता हूँ। मैं आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। मेरे साथ बहुत जाने माने विशेषज्ञ अर्थ मामलों के फॉर्मर फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह साहब जुड़ गए। सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। चेहरे पे आपके मुस्कुराहट देख रहा हूँ, शायद बिहार को बहुत कुछ मिला है, आपके गृह राज्य को कैसे देखना चाहेंगे? मैं बिहार से शुरू कर रहा हूँ, फिर और सवाल करता हूँ आपसे। आप एक तो धन्यवाद, ज़रूर मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट है आप उसे पहचान गए हैं। 2 महत्वपूर्ण कारण से ये मुस्कुरान था जी। एक तो बिहार के होने से एक हर्ष है। तो सिर्फ बिहार नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी मुस्कुराने का मौका है। मुस्कुराने की वजह है, 2-3 बातें बहुत अहम मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक ही, अगर न्यू रिजीम में आप आ जाते हैं, 12 लाख से आपकी इनकम कम है, मान लीजिए 11 या 12 या 12.5 लाख तक की भी आपकी इनकम है, तो 80,000 रुपए तक का आपको फायदा होगा अगर आप न्यू रिजीम में आते हैं, क्योंकि टैक्स स्लैब बढ़ गया है। दूसरा, सीनियर सिटीजन के लिए भी ये फायदे का सौदा है। 50,000 रुपए तक की अगर इनकम आपको हो रही थी इंटरेस्ट से या बाकी चीजों से, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता था, टीडीएस लगता था, और अब वो लिमिट बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। तो हमारे बुजुर्ग जो हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए भी मुस्कुराने का मौका। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें और इस पर हम बने हुए हैं। मेरे 2 सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बस छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं।